चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री में आप लोग को बताया गया था जैसे सममिति क्या होता है। सममिति में आपको समझाए हुए थे कि जब किसी जीव को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, दो पार्ट में बांटा जा सकता है, तो उसको सममिति कहते हैं, यानी सिमेट्री कहते हैं। और जब मान लीजिए किसी जीव को दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता हो, तब उसको असममिति कहते हैं। ये पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था। अच्छा, सममिति में भी बताए थे कि इनके भी जो सममितीय होते हैं उनके भी दो प्रकार के होते हैं। सिमेट्रिकल जीव जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें आपको बताए थे, एक रेडियल बताए थे, दूसरा आपको बाइलेटरल बताए थे। यानी और ये सममितीय जीव, यानी और ये सममितीय जीव और द्विपार्श्व सममितीय जीव, ये आप लोग को बताया गया था। अच्छा, द्विपार्श्व में बताया गया था कि जब एक ही एक्सिस पर काटने पर दो बराबर बराबर टुकड़ों में बंट जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल सिमेट्री, सॉरी, तब उसको हम लोग कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब किसी जीव को किसी एक ही एक्सिस पर आप काट सकते हैं, चाहे आप जिस एक्सिस पे काटिए, किसी भी प्लेन में काटिए, उसको एक ही अक्ष पर काटकर दो बराबर भागों में जब बांटिएगा तब उसको कहते हैं हम लोग बाइलेटरल, यानी द्विपार्श्व सममिति। अच्छा, एक रेडियल सिमेट्री आप लोग को बताया गया था, यानी और ये सममिति। और ये सममिति में बताया गया था कि किसी भी अक्ष पर आप काट कर दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, किसी भी अक्ष पर काटकर दो बराबर टुकड़ों में बांट सकते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यानी और ये सममिति। अच्छा, आज से हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनल लेयर। एक हेडिंग डालेंगे, तीसरे नंबर पॉइंट है ना, थर्ड नंबर पॉइंट है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर अगर कोई क्लास में पढ़ लिए होंगे पहले से, इसको समझ लीजिएगा, अभी नहीं लिखिएगा, आगे जहाँ से हम बोलेंगे लिखने का वहीं से लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जर्मिनल लेयर का मतलब होता है जनन स्तर। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जनन स्तर। अच्छा, जनन स्तर का मतलब होता है ये वैसा स्तर होता है, यह इम्ब्रियो का वैसा स्तर है। इट इज द लेयर ऑफ इम्ब्रियो थ्रू विच ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। यानी कि बॉडी के, यानी शरीर के सभी अंगों के निर्माण करने का, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जर्मिनल लेयर क्या है, तो यह भ्रूण का वैसा स्तर होता है। इट इज द लेयर ऑफ इम्ब्रियो, यानी कि यह भ्रूण का वैसा स्तर होता है। नाम से लग रहा है जर्मिनल लेयर। इसी को इम्ब्रायोनिक लेयर भी हम लोग कहते हैं, यानी भ्रूणीय स्तर। तो यह भ्रूण का वैसा स्तर होता है जो शरीर के सभी प्रकार के अंगों के निर्माण करने में उत्तरदायी होता है। यानी शरीर के जितने भी अंगों का निर्माण होता है ये सब इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग सुने होइएगा, जब आपको तीत के बारे में पढ़ाए थे तो वहाँ पे ओरिजिन लिखवाए थे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन लिखवाए थे, याद आ रहा होगा। तो इक्टोमेसो, ये आपको बेसिक जब पढ़ाया गया था तो उसमें बताए थे इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। यानी इक्टोमेसोडर्मल का मतलब होता है ये इक्टोडर्म और मेसोडर्म, इन दोनों स्तर के मिलने से हमारे दांत का निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये जनन स्तर जो होता है, जनन परत, ये भ्रूण का वैसा स्तर होता है या वैसा परत होता है जिसके द्वारा शरीर के सभी प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। बात समझ में आए? शरीर के सभी प्रकार के अंगों का निर्माण किसके द्वारा होता है, जनन परत के द्वारा होता है। अच्छा, अब इसमें जर्मिनल लेयर में अब हम लोग कुछ इसका भाषा लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहले लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल्ड embryonic, it is also called embryonic layer, it is also called embryonic layer। यानी इसे इसे भ्रूणीय स्तर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे भ्रूणीय स्तर भी, इसे भ्रूणीय स्तर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रायोनिक लेयर। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, जर्मिनल लेयर क्या है, इट इज द लेयर ऑफ, इट इज द लेयर ऑफ इम्ब्रियो, यानी कि यह भ्रूण का स्तर है, थ्रू विच, इट इज द लेयर ऑफ इम्ब्रियो which forms, which forms, which form all organ, all organ, all organs of organisms।
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोलेंगे, इट इज द लेयर ऑफ इम्ब्रियो, यानी कि यह भ्रूण का वैसा स्तर होता है, कौन, जनन स्तर, भ्रूण का वैसा स्तर होता है विच फॉर्म ऑल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जीवों के सभी अंगों का निर्माण करता है। बात समझ में आया? जनन परत ही या जनन स्तर ही वैसा स्तर है जब कोई बच्चा माता के गर्भाशय के अंदर पल रहा होता है। सुन लीजिएगा इसकी कहानी, ये कहानी आपको तो अभी यहाँ बता दिया गया है, जर्मिनल लेयर सभी अंगों का निर्माण करता है, लेकिन इसका वजह क्या है तो सुन लीजिए। जब बच्चा गर्भाशय के, माता के गर्भाशय के अंदर जब स्थित रहता है, माता के गर्भाशय में यानी कि यूट्रस में पूरे 9 महीने तक एक बच्चे की विकास होती है। तो सबसे पहले उसमें होता क्या है कि आपको बताया गया था स्पर्म और ओवम, ये दोनों के मिलने से पहले जाइगोट का निर्माण होता है, क्योंकि ये स्टेप तो जरूर पढ़ाया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लैंगिक जनन का स्टेप में आपको बताया गया था कि एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों जब आपस में मिलते हैं तो मिलकर इससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और युग्मनज के बनने के बाद, जाइगोट के बनने के बाद पुनः उससे विकसित होकर डिवाइड होकर इम्ब्रियो बनता है, भ्रूण। और फिर भ्रूण जो है अब ये 9 महीने तक गर्भाशय के अंदर में विकसित होता है। तब ये इम्ब्रियो यानी कि जाइगोट बनने के बाद जाइगोट तुरंत डिवाइड होता है, डिवाइड होकर इम्ब्रियो बनता है। और इम्ब्रियो का अलग अलग अवस्था है, यानी जाइगोट एक सेल से 2 सेलों में, जाइगोट में एक ही सेल होता है, याद रखेंगे। युग्मनज में कितना कोशिका होता है, सिंगल। अच्छा, तो अब जाइगोट एक सेल से 2 सेलों में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, इस तरह से, या फिर 128 से भी अधिक कोशिकाओं में टूटते जाता है। अच्छा, लगभग ऐसे 128 या 256 तक की आवश्यकता होती है मनुष्य में। तो इतना तक टूटने के बाद ये एक पूर्ण रूप से विकसित इम्ब्रियो बन जाता है। और इस तरह से विकसित होने में अब ये इम्ब्रियो का विकास होता है, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट इसका होता है। पूरे 9 महीने तक, पूरे 9 महीने तक एक माता के गर्भाशय में ये बच्चा का डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि शुरुआती पहले महीने के अंत में बच्चा के हृदय का निर्माण होता है, हार्ट का निर्माण होता है, जब बच्चा गर्भाशय के अंदर पल रहा होता है। और वो बच्चा अगर 1 महीने का हो गया, यानी कि जब वो इम्ब्रियो 1 महीने का हो गया माता के गर्भाशय में, तो पहले महीने के अंत में उस बच्चे के हृदय का निर्माण हो जाता है, हार्ट का निर्माण हो जाता है। अच्छा, पहले महीने के हार्ट के निर्माण के बाद, तब उसके बाद ये दूसरे महीने में फिर बच्चे के, तब अगले पहले 3 महीने में जैसे बच्चा के हृदय का निर्माण हुआ, उसके बाद बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है उसमें हाथ और पैर की उंगलियों का विकास होता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि बच्चों के मुख्य अंगों का निर्माण हो जाएगा। बच्चों में मुख्य अंग जैसे कि जनन अंग हो गया, जनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जनन अंग, ये सब मुख्य अंग हो गए, इनका विकास बच्चों में हो जाता है। अच्छा, उसके तुरंत दिनों के बाद अब बच्चों के जो पुतलियां हैं, आँख की जो बरौनियां हैं, आईलिड, आईडेसेस, पुतली, बरौनी, आँख का, इस सब का निर्माण हो जाता है। और बच्चे का आँख जो है खुल भी जाता है। फिर उसकी बॉडी जो है, पूरा का पूरा उसका बॉडी छोटे छोटे पतले पतले बालों से ढक जाते हैं। और तब जाकर ये बच्चा जो है 9 महीने के डेवलपमेंट के दौरान पूरे तरह से एक शिशु के रूप में विकसित होता है। तो सर, ये बच्चा जब गर्भाशय के अंदर पल रहा होता है तो उस समय में आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन उत्तरदायी होता है उस बच्चे के शरीर में अलग अलग अंगों के निर्माण के लिए? कोई तो होगा वहाँ जो बच्चे में, मतलब उस बच्चे में जितना अंग का निर्माण होते जा रहा है, वो सभी अंग धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं, वो कौन बना रहा है? तो सर, यही जर्मिनल लेयर बनाता है। अब समझ में आया जर्मिनल लेयर की कहानी? तो जर्मिनल लेयर सर एक ऐसा स्तर होता है, यानी कि यह भ्रूण का वैसा स्तर है जो उसके पूरे अंगों का निर्माण करता है। बात समझ में आया? अच्छा, इसी को हम लोग इसीलिए इम्ब्रायोनिक लेयर बोल रहे हैं। इम्ब्रायोनिक लेयर का मतलब ही हुआ भ्रूणीय स्तर। भ्रूणीय स्तर मतलब होता है भ्रूण का स्तर, यानी कि इम्ब्रियो का लेयर। इम्ब्रियो किसको कहते हैं आप? तो सर, जब जाइगोट डिवाइड होता है ना, तो वो इम्ब्रियो बनता है। पढ़ाएं सभी, शुरू में आपको बताया गया है। जाइगोट कैसे बनता है सर? मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, यानी स्पर्म और ओवम, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। अच्छा, जाइगोट के निर्माण के बाद अब ये जाइगोट फिर से टूटता है, और टूट कर तब इससे क्या बनता है? इम्ब्रियो बनता है, यानी कि भ्रूण बनता है। बात समझ में आया? अच्छा, तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे ये बात समझ में आया, यानी कि इसे भ्रूण का स्तर, यानी कि इसे भ्रूणीय स्तर भी कहा जाता है। अच्छा, इट इज द लेयर ऑफ इम्ब्रियो विच फॉर्म्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ
थोड़ा सुंदर लगेगा। इट इज द लेयर ऑफ एम्ब्रियो विच फॉर्म्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हिंदी क्या हो जाएगा? यह भ्रूण का यह भ्रूण का वैसा स्तर है, यह भ्रूण का वैसा स्तर है जो 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 जीवों के यह भ्रूण का वैसा स्तर है जो जीवों के सभी अंगों का निर्माण करता है, अंगों का निर्माण करता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? तो सर, यह भ्रूण का वैसा स्तर होता है जो जो जीवों के सभी अंगों का निर्माण करता है। तो ये हो गया जर्मिनल लेयर के बारे में। अच्छा, जर्मिनल लेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बोलेंगे सर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर्स यानी जनन परत 3 प्रकार के होते हैं। जनन परत कितने प्रकार के होते हैं? जनन परत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनन परत कितने प्रकार के होते हैं? सर, जनन परत 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे जनन परत की अगर बात किया जाए, 3 प्रकार के कौन कौन सा जनन परत है, तो देखिए इसके 3 परत कौन कौन सा है, जरा बोर्ड पे देख लेंगे। अब देखिए, तो मान लीजिए कि इस तरह से एक लेयर ये बना, ये आउटर लेयर हो गया। अच्छा, इसके अंदर का लेयर हम लोग बना देते हैं। ठीक है, 2 गो लेयर हो गया। एक और लेयर इसमें देते हैं, तीसरा लेयर। मान लीजिए कि ये 3rd लेयर हो गया। यहाँ हम लोग 3 लेयर बनाए हुए हैं। आपको इसमें 3 लेयर दिख रहा होगा। एक जो है सबसे आउटर लेयर आपको दिख रहा है, सबसे बाहरी लेयर। अच्छा, उसके बाद एक लेयर जो है जस्ट बीच में दिख रहा है, मिडिल में। ठीक है, मिडिल में दिख रहा है एक लेयर। अच्छा, और एक जो है सबसे अंत में आपको दिख रहा है, सबसे अंत में दिख रहा है। तो आपको 3 लेयर यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी कि सबसे आउटर लेयर आपको जो दिख रहा है वो कौन सा है? इक्टोडर्म। उसके बाद है क्या? बीच वाला, बीच वाले को मेसोडर्म कहते हैं। और सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंडोडर्म। नाम से भी लग रहा है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इक्टोडर्म का मतलब क्या होता है? इसी को बाह्य त्वचा चाहे बाह्य जनन परत या जनन स्तर कहते हैं, बाह्य जनन परत। मेसोडर्म, मेसो मतलब होता है मध्य, मध्य जनन परत। ठीक है, मध्य जनन परत। उसके बाद इंडोडर्म, इंडोडर्म मतलब क्या होता है? अंतः जनन परत। ठीक है, अंतः जनन परत। तो इस तरह से टोटल जनन परत कितने होते हैं?
तो जर्मिनल लेयर सर 3 होता है, यानी कि जनन परत टोटल 3 होते हैं। कौन कौन? इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अच्छा अब सुनिएगा, इसमें इक्टोडर्म जो होता है ये सबसे बाहरी लेयर हो गया, मेसोडर्म मध्य परत हो गया, और इंडोडर्म सबसे आंतरिक स्तर हो गया। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए टोटल जर्मिनल लेयर कितने होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? सर जनन परत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो इक्टोडर्म, बीच वाला को मेसोडर्म, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इंडोडर्म बोलेंगे। तो ये 3 जनन परत हो गए। अच्छा, तो इस तरह से बन जाएगा ये। अब अजी नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब ये जर्मिनल लेयर हम लोग जो देख रहे हैं, यानी कि जर्मिनल लेयर तो अब पता चल गया कि सर जनन परत 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। अब हम लोग जनन परत के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटते हैं। जितने भी एनिमल हैं, अब एनिमल को हम इस जनन परत के आधार पर 2 वर्गों में बांटते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें कि ये तीनों जनन परत पाया जाता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें एक मेसोडर्म नहीं होता है, यानी उसमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म ही सिर्फ पाया जाता है। तो इस तरह से जनन परत जो है टोटल 3 तरह का हुआ, लेकिन अब जनन परत के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। तो आप एक स्टार पॉइंट करके फिर लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ germinal layer, on the basis of germinal layer, organisms are grouped into, on the basis of germinal layer, यानी कि जनन परत के आधार पर जीवों को, यानी कि ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कितने टाइप? ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स। यानी इसका मतलब हुआ, ग्रुप्ड का मतलब होता है बांटना। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर, यानी कि जनन परत के आधार पर। कैसे लिखेंगे इसका हिंदी? जनन परत के आधार पर या जनन स्तर के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में या 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, यानी कि जनन परत के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, जीव को कितने भागों में बांटा गया है? तो सर जनन परत के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब जितने भी जीव हैं इनके 2 प्रकार होता है। कौन कौन से 2 प्रकार के जीव होते हैं? तो सबसे पहला नंबर में हो जाएगा क्या? डिप्लोब्लास्टिक, और दूसरे नंबर में क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का हिंदी होता है द्विकोरकी, और ट्रिप्लो नाम से लग रहा है ट्राई या डाई मतलब 2 गो। तो यानी कि वैसे जीव, इसको हम लोग पूरे नामों में बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक क्या सर? एनिमल्स। क्योंकि अब हम लोग जंतु के बारे में न पढ़ने लगे, यानी कि जंतुओं को जनन परत के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में। जितने भी जंतु हैं उनको जनन परत के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो सर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब हुआ क्या? द्विकोरकी जंतु। अच्छा है जीव, द्विकोरकी जीव और त्रिकोरकी जीव। तो जीवों को किसके आधार पर बांटे हैं? जनन परत के आधार पर। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कब बोलते हैं? नाम से लग रहा है डिप्लो, डाई मतलब 2 होता है यानी द्विकोरकी, ट्राई मतलब 3 होता है यानी त्रिकोरकी। यानी सर जिसमें तीनों जनन परत, जैसे आप ऊपर बताए हैं ना, जनन परत 3 प्रकार के होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो सर आप जो जनन परत बताए हैं ऊपर में, अगर मान लीजिए कि इनमें से तीनों के तीनों जनन परत अगर हो गए, तब उसको क्या कहा जाएगा? मतलब तीनों जनन परत हो गए तब उस जीव को कहेंगे त्रिकोरकी यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर उसमें से मान लीजिए 2 ही जनन परत हुआ, तब उस जीव को क्या कहेंगे?
डिप्लोब्लास्टिक। तो जो डिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं उसमें दुइये को जनन परत होता है, दो ही जनन परत होता है। कौन कौन? एक होता है इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म नहीं होता है। बात समझ में आया? चलिए, तो अब इसको आप लोग को नोट करना है, यानी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में। अब यहां से हमारा शुरुआत होता है कि सर ये डिप्लोब्लास्टिक क्या है। तो कुछ लोगों का यहां से छूटा हुआ होगा तो लिखते चलेंगे। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब होता है द्विकोरकी जंतु। द्विकोरकी जंतु या जीव भी लिख सकते हैं, द्विकोरकी जंतु। अच्छा, अब डिप्लोब्लास्टिक किसको कहा जाता है? तो वैसे जीव, द ऑर्गेनिज्म इन विच ओनली टू जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट। कौन कौन? इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक है, लिखेंगे द एनिमल्स, द एनिमल्स इन विच, द एनिमल्स इन विच ओनली टू germinal, only two germinal, the animals in which only two germinal, only two germinal layers are present. ठीक है, the animals in which only two germinal layers are present, that is I dot e को क्या पढ़ेंगे? I dot e कहीं लिखा हुआ होगा तो उसको पढ़ेंगे that is, और that is का मतलब होता है क्या? अर्थात। अर्थात यानी कि द एनिमल्स, द एनिमल्स यानी कि वैसे जीव इन विच जिसमें ओनली टू जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट, यानी जिसमें केवल दो ही जनन परत या जनन स्तर पाए जाते हैं। अर्थात डेट इज, अर्थात कौन कौन परत? अर्थात इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, इक्टोडर्म कौन सा लेयर होता है? आउटर, आउटर लेयर। फिगर बनाए हैं ऊपर में, बताए हैं आप लोग को। आउटर लेयर होता है जिसको इक्टोडर्म कहते हैं, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इंडोडर्म कौन सा लेयर होता है? सर नामे से लग रहा है, इंडो यानी अंदर, इक्टो यानी बाहर। तो इंडो, इंडो कौन सा होता है? सर इनर लेयर को हम इंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, अर्थात बाह्य परत और अंतः परत, यानी कि इसमें मेजोडर्म एक जो लेयर है वो नहीं पाया जाता है। तो इंस्टीड ऑफ मेजोडर्म, यानी कि इसमें मेजोडर्म के जगह पर क्या पाया जाता है? मेजोगिलिया। ठीक है, मतलब कि इंस्टीड ऑफ मेजोडर्म, मेजोगिलिया इज प्रेजेंट। मेजोगिलिया क्या है? मेजोडर कल बताए थे, मेजोगिलिया जो होता है ये सेमी लिक्विड मटेरियल्स होता है, यानी कि अर्ध द्रव्य पदार्थ होता है। ठीक है, लिख लिए क्या इसको? लिख लिए? चलिए, हिंदी अब इसका लिखेंगे बाबू। वैसे जीव जिसमें, वैसे जीव वैसे जीव जिसमें, वैसे जीव जिसमें केवल दो ही जनन परत पाए जाते हैं, वैसे जीव जिसमें केवल दो ही जनन परत पाए जाते हैं, अर्थात बाह्य जनन परत
और अंतः जनन परत वैसे जीव जिसमें केवल दो ही जनन परत पाए जाते हैं अर्थात बाह्य जनन परत और अंतः जनन परत, उसे द्वि अच्छा पाए जाते हैं। वो जाते छूट गया है ना, कोई बात नहीं, तो हम देख रहे थे कि आप लोग का ध्यान कहाँ है, क्या चेक कर रहे थे, चेक कर रहे थे ना। पाए जाते हैं यानी कि वैसे जीव जिसमें केवल दो ही जनन परत पाए जाते हैं अर्थात बाह्य जनन परत और अंतः जनन परत, उसे उसे क्या कहा जाता है, उसे द्विकोरकी द्विकोरकी जंतु या जीव कहा जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। डिप्लोप्लास्टिक एनिमल किसको कहते हैं, तो सर वैसे जंतु जिसमें केवल दो ही जनन परत पाए जाते हैं। ये भी रटने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट आपको दिख जा रहा है, पता चल जा रहा है। डिप्लोब्लास्टिक नाम से लग रहा है, डिप्लो डाई मतलब दो, यानी इसमें क्या जनन परत होगा, दो ही जनन परत होगा। तो जब दो जनन परत हो और दो ही जनन, किसी जीव में सिर्फ दो ही जनन परत हो तो उसको डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। बात समझ में आया, लिख लिए। ठीक है, इसका एक इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए कौन कौन आते हैं। पॉलीफेरस में तो जनन स्तर होगा नहीं, ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा इसमें, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा कोलेंटेरेटा, ठीक है, कोलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा लिख लेंगे। इसी को अब सिलिंटरेटा पढ़ते हैं, सिलिंटरेटा और टीनोफोरा लिख लेंगे। ये और है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी, ये एंड है, एंड का साइन है, यानी कि सिलिंटरेटा और लिखेंगे सिलिंटरेटा और टीनोफोरा, ठीक है, सिलिंटरेटा और टीनोफोरा। सिलिंटरेटा और टीनोफोरा, सिलिंटरेटा और टीनोफोरा। अच्छा, सिलिंटरेटा का दूसरा नाम भी है क्या, क्या बोलते हैं इसको, सर इसी को नाइडेरिया कहते हैं। चलिए, इसके बाद आइए दूसरे नंबर में। ये हम लोग डिप्लोप्लास्टिक देख लिए, नाम से पता चल गया, नहीं अभी फिगर इसका थोड़ा एक बार देखना है। डिप्लोप्लास्टिक इसके नाम से पता चल गया, और इससे आसानी से आप याद चलेंगे। अब इसको देखिएगा, यहाँ फिगर को एक बार देखिए, ये डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक में भी हम आपको बताए हैं सबसे बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है, सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म, ठीक है, क्या बोलिएगा, इक्टोडर्म, यानी मान लीजिए ये आउटर जो लेयर है इसको कहते हैं हम लोग इक्टोडर्म। अच्छा, उसके बाद सबसे अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, इंडोडर्म। इक्टोडर्म और इंडोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में होता है क्या, मेजोडर्म। तो यहाँ वाला जो आप लेयर देख रहे हैं ये है, ये यहाँ होना क्या चाहिए था, मेजोडर्म होना चाहिए था, लेकिन इसमें मेजोडर्म नहीं पाया जाता है, मेजोडर्म नहीं पाया जाता है। तो मेजोडर्म की जगह पर क्या होता है, तो सर इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड, इट हैज अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर,
अनडिफ्रेंशिएटेड सेमी लिक्विड लेयर आप इसको कह सकते हैं, यानी कि अर्ध द्रव्य अर्ध तरल लेयर होता है, स्तर होता है, जो अविभेदीकृत स्तर होता है, तो इसी को कहा जाता है क्या, मेजोगिलिया। तो यहाँ बीच में होता है मेजोगिलिया, दिया है फिगर यहाँ जैसे देख सकते हैं ऊपर में, ये मेजोगिलिया को दर्शा रही है, मेजोगिलिया, ठीक है, ये बीच वाला लेयर। अच्छा, वहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप जब आइएगा तो वहाँ क्या होगा, तो सर यहाँ पे ये मेजोडर्म देखिए, यहाँ पे डेवलप्ड मेजोडर्म होता है, यानी कि इसमें मेजोडर्म का लेयर एक विकसित हो जाता है, ये देख रहे हैं मेजोडर्म। तो मेजोडर्म कहाँ होता है, तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों के बीच में क्या होता है, मेजोडर्म होता है। इक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों के बीच में मेजोडर्म होता है। तो यहाँ मेजोडर्म वाला लेयर है, लेकिन यहाँ मेजोडर्म वाला लेयर नहीं है। इसका मतलब सर इसमें तीनों लेयर होते हैं। सबसे पहले बाहरी लेयर जो आप देख रहे हैं ये इक्टोडर्म इसमें है, इक्टोडर्म है। उसके बाद सबसे अंदर वाला लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोडर्म, तो इसमें इंडोडर्म भी है, और इंडोडर्म तथा इक्टोडर्म दोनों के बीच में सर यहाँ मेजोडर्म भी है, ठीक है। इस तरह से इसमें सभी लेयर पाए जाते हैं, ठीक है समझ में। चलिए इस फिगर को, एक पहले वाला फिगर को यहाँ उतार लीजिए, ये पहला नंबर जो फिगर आपको दिख रहा है इसको उतार लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको अलग तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे कि आप सिर्फ 3 लेयर आप खींच दीजिए, तीन लेयर को ऐसे खींच दीजिए। अच्छा, ये वाला लेयर का नाम दे दीजिए क्या, इक्टोडर्म। अच्छा, ये यहाँ वाले का नाम दे दीजिए, यहाँ वाला का कोई लेयर नहीं है, मेजोगिलिया, ठीक है, मेजोगिलिया दे दीजिए। और तब उसके बाद जो है ये अंदर का जो लेयर है ये वाला लेयर हो जाएगा क्या, इंडोडर्म। इसमें अंदर जो लेयर होता है वो इंडोडर्म है। आप चाहें तो यहाँ इंडोडर्म का एक अस्तर भी खींच सकते हैं, नहीं भी खींचेगा तो भी अंदर वाला जो लेयर होता है वो इंडोडर्म ही होता है। तो इस तरह से इंडोडर्म बन गया, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, बस आप डायरेक्ट ऐसे भी उतार सकते हैं, ज़्यादा कलरफुल अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो पता चल जा रहा है। बाहरी लेयर इक्टोडर्म, बीच वाला लेयर मेजोडर्म, उसके अंदर वाला लेयर को बोलते हैं क्या, इंडोडर्म। मेजोडर्म नहीं, सॉरी, मेजोगिलिया हो जाएगा, मेजोगिलिया देख लिए। आगे बढ़ा जाए अब आते हैं हम लोग क्या, इंडोडर्म पे, सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। ये फिगर, इसका फिगर के साथ आप लोग याद रखिएगा, तब ये डिफिनेशन आसानी से याद हो जाएगा, कहीं रटना नहीं पड़ेगा। अब लिखेंगे किसको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दूसरा नंबर ना, ये दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, ट्रिप्लो। अच्छा एक मिनट, मेजोगिलिया के बारे में हम लोग कुछ नहीं लिखे ना, देखिए पहले मेजोगिलिया के बारे में लिख लीजिए, तब ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में लिखा जाएगा। पहले लिख लेंगे बाबू, मेजोगिलिया। मेजोगिलिया क्या है, मेजोगिलिया को डिफाइन करेंगे, इट इज द undifferentiated, it is the undifferentiated, it is the undifferentiated या अविभेदीकृत अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है। इट इज द अनडिफरेंशिएटेड लेयर बिटवीन, इट इज द अनडिफरेंशिएटेड लेयर between ectoderm and endoderm,
इट इज द अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, यानी कि यह इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच का अविभेदीकृत अस्तर होता है। ठीक है, अविभेदीकृत अस्तर होता है। हो गया? हिंदी बोला जाए, यानी कि यह इक्टोडर्म तथा इंडोडर्म के बीच का अविभेदीकृत अस्तर होता है। चलिए, यह इक्टोडर्म हो गया, इंग्लिश हो गया सबका। देखिए, यह इक्टोडर्म तथा यह इक्टोडर्म, इक्टोडर्म को ईसीटीओ इक्टोडर्म वैसे लिख सकते हैं, चाहे बाह्य जनन परत चाहे बाह्य त्वचा। ठीक है, यह बाह्य जनन परत और मध्य जनन परत के बीच का, यह बाह्य जनन परत तथा यानी इक्टोडर्म तथा इंडोडर्म, ठीक है, के बीच का अविभेदीकृत अस्तर होता है, के बीच का अविभेदीकृत अस्तर होता है। हो गया? यह बाह्य जनन परत तथा मध्य जनन परत, यह बाह्य जनन परत तथा मध्य बाह्य जनन परत तथा अंतः जनन परत के बीच का अविभेदीकृत अस्तर होता है। एक बार सुनकर लिखिए, इतना ना ज्यादा बार आप लोग पूछ लेते हैं, एक लाइन का बात लिखवाने में 10 बार आप लोग पूछते हैं। हो गया? चलो, अब आइए बाबू अगले टॉपिक पे, यानी मेजोगिलिया क्या है ये समझ में आ गया, यानी कि इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच का अविभेदीकृत अस्तर होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है अविभेदीकृत, अविभेदीकृत ऐसे लिखते हैं, अविभेदीकृत, अविभेदीकृत अस्तर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज द सेमी लिक्विड मटेरियल्स, इट इज द सेमी लिक्विड मटेरियल्स, यानी कि यह सेमी मतलब क्या होता है, सेमी मतलब होता है अर्ध, लिक्विड मतलब तरल चाहे द्रव्य, यानी यह अर्ध द्रव्य चाहे यह अर्ध तरल, मटेरियल्स मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि यह अर्ध द्रव्य चाहे यह अर्ध तरल पदार्थ होता है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी ये क्या है, यह अर्ध द्रव्य चाहे अर्ध तरल पदार्थ होता है, यह अर्ध द्रव्य पदार्थ होता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। चलिए, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एक हेडिंग डालेंगे अब आप लोग, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक को हिंदी में क्या कहिएगा, त्रिकोरकी। और त्रिकोरकी क्या होता है, वैसे जीव जिसमें तीनों जनन परत हो, ठीक है, जिसमें तीनों जनन परत पाए जाते हो, उसको क्या कहा जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या बोलिएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक में, तो सर डिप्लोब्लास्टिक में सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा था, तो इसके अलावा बाकी जितना बच गया सब ट्रिप्लोब्लास्टिक में हो जाएगा। यानी कि सर प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर और कहाँ तक, कॉर्डेटा तक के पूरे जीव जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हो गया? अब इसमें दूसरे नंबर में ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है बाबू
कोरकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी त्रिकोरकी जंतु, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु। अच्छा, अब इसमें कैसे लिखिएगा? तो सर वैसे जंतु जिसमें तीनों जनन परत पाया जाता है। ठीक है, यानी कि लिखते हैं दी एनिमल्स in which three germinal layers, जैसे कौन कौन? इक्टोडर्म, कॉमा, मेजोडर्म एंड इंडोडर्म। यानी कि द एनिमल्स इन विच थ्री जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे जंतु जिसमें तीनों जनन परत स्थित हो। ठीक है, वैसे जंतु जिसमें तीनों जनन परत, जैसे इक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, अंतः त्वचा स्थित हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोरकी जंतु। उसे त्रिकोरकी जंतु कहा जाता है। बात समझ में आया? थ्री जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट। हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? वैसे जंतु जिसमें तीनों जनन परत यानी बाह्य त्वचा, उसी को बाह्य जनन त्वचा कहते हैं, बाह्य जनन परत, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा। वैसे जंतु जिसमें तीनों जनन परत, वैसे जंतु जिसमें तीनों जनन परत यानी बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा उपस्थित हो, चाहे पाए जाते हो, जिसमें तीनों जनन परत उपस्थित हो, उसे त्रिकोरकी जंतु कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। अब इसका डिफिनेशन तो हो गया, सॉरी। अब एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थस से एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस टू कोडाटा। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस टू कोर्डेटा, यानी सर प्लेटीहेल्मिन्थस से कोर्डेटा तक ये पढ़ने आ जाएगा ना। प्लेटीहेल्मिन्थस पिछले क्लास में भी हम लिखवाए हुए हैं आप लोगों को, क्या पढ़ना है। इसको पढ़ते हैं हम लोग प्लेटीहेल्मिन्थस। तो प्लेटीहेल्मिन्थस से कोर्डेटा तक देख लेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थस से कोर्डेटा तक। ठीक है, देख लिए सब लोग। एग्जाम्पल उतार लेंगे प्लेटीहेल्मिन्थस से
एक मिनट रुकिए, थोड़ा पानी हमको मंगा रहे हैं, दीजिए। निकलिए, हेडिंग डालें, सीलोम हेडिंग डालिए तो। इसमें से पानी दिया है, बाहर रख दिया था है ना, और दीजिए। बाहर रखा होगा तो उसका उपयोग करना सही नहीं। हाँ अच्छा, आप रखें। हाँ दिनों में नहीं सोने पर ना नींद आने लगे। बात बात नहीं कीजिए, चलिए हो गया। क्या जी आप लोग एकदम से मोबाइल निकाल रहे हैं, मोबाइल के बिना जिए नहीं पा रहे हैं, उसको अंदर रखिए ना। ऐसा क्या है, एकदम इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है कि हाँ उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। काहे जी, काहे इतना मोबाइल यूज कर रहे हैं? तो ये दुबले होते जा रहे हैं मोबाइल चलाते चलाते, लेकिन अब तो सुधर जाइए। नहीं, लड़का पे गाइड रखिए आप लोग, अगल बगल में अगर मोबाइल निकाले तो हमसे कह दीजिएगा। माने जो लड़का का रखवाली करना, आप लोग का भी तो थोड़ा ध्यान बनना चाहिए। ध्यान, हाँ ये भी लड़का मत निकाल दीजिए, वो लड़का, ये दोनों लड़का निकाल दें। हाँ अच्छा, वो निकाला था। जो जो मोबाइल निकालता है एक बार हमसे कहिएगा। चलिए हो गया। सिलो में हेडिंग डाले हैं, बॉडी कैविटी। पहले इसका हम लोग कुछ फिगर ला लिया जाए। बात नहीं करिए, बात नहीं करिए, कहे जी फिर निकाल दीजिए। अच्छा, कौन कौन बच्चा को बीमारी हो गया है बाबू, उसको आप लोग हल्का मत लीजिए, वो एगो बीमारी है बहुत बड़ा। जानते हैं बीमारी कौन सा है? कुछ बच्चा से एकदम से रहा नहीं जा रहा फोन के बिना, बार बार फोन निकालता है, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा दाब के ऐसे स्क्रॉल करके फिर रख लेते हैं, फिर थोड़ा देर निकालेगा। मतलब ये बीमारी है। काहे आप लोग चिल्ला रहे हैं जी? वो वहां से उठिए, आप उठिए, इधर आइए तो, इस साइड आइए, यहाँ आइए। नहीं आप लोग कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहे हैं, उधर बैठिए, आप शांति से थोड़ा बैठ के पढ़िए, वो लोग के चक्कर में काहे पड़ रहे हैं, टोपी वाला के चक्कर में मत पड़िए। चलो अब इधर देखें। से तो इसलिए बाबू वो सब बीमारी से थोड़ा आप लोग बच करिए, जो बीमारी है अभी, मैंने, नहीं बीमारी बाबू उसका यही है ना
कि आप बार बार जो मोबाइल को निकालते हैं ऑन करके फिर रख लेते हैं, फिर निकालते हैं फिर रख लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा लत लग गया है, तो उससे थोड़ा बचिए आप लोग। अब फोन को अब इसके बाद से रुकिए, कल से हम बोल दे रहे हैं जमा करवा देना है, फोनवा कल से जमा करवा ले रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप लोग लेके ही मत आइए, नहीं तो जमा तो हो जाएगा, लास्ट में जब क्लास से आप निकलिएगा तब मिलेगा। कम से कम क्लास भर तो शांति से रहिएगा ना, पढ़ाई करिएगा ना। चलिए अब इधर सुनिए, अब इधर देखिए, हेलो बात नहीं करिए। एक और COE11 सिलोम, बॉडी कैविटी दिखना चाहिए। बात नहीं करिए। एक NCERT के फिगर, NCERT का तो फिगर आ गया, लेकिन एक फिगर और आप लोग को दिखाना था। सुनिएगा जरा एक मिनट, सिलोम किसको कहा जाएगा पहले एक बार ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये बात नहीं करिए। हम्म, इधर बोर्ड पे देखिए ना, हम लोग को उस फिगर से मतलब नहीं है। मान लीजिए अभी हम लोग ईसोफेगस को दर्शा रहे हैं, हम लोग सुनिए, हम लोग ईसोफेगस को दर्शा रहे हैं पहले। अच्छा, ईसोफेगस के साथ ही साथ ये क्या है जी, स्टोमैक है, अमाशय है, स्टोमैक ये सी सेप ड्यूडेनम, और सी सेप ड्यूडेनम फिर किस में एंट्री करता है, जेजूनम, इलियम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, इस तरह का होता है ना। इस तरह का लेयर मान लीजिए ये है। अच्छा, यहाँ से जो है अच्छा, अब सुनिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए। सॉरी, सीकम लिख रहे थे मैं यहीं पे। सीकम इधर होता है, ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस। ये क्या है, स्टोमैक है, MACH है, अमाशय, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेजूनम। बात नहीं करिए, इधर चुपचाप देखिए।
इलियम। ये तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? सीकम, जिससे ये जुड़ा हुआ है जिस पार्ट पे, उसको बोलते हैं सीकम। इसको हम लोग कहते हैं कोलोन। यहाँ वाले को बोलते हैं रेक्टम। और सबसे लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं एनस। अब सुनिए, अब ये जो है, ये बॉडी पार्ट के द्वारा, ये बॉडी पार्ट के द्वारा ढका हुआ होता है। ये पूरा का पूरा बॉडी पार्ट के द्वारा ढका हुआ होता है। और यहाँ के बाद जो है ये बॉडी का पार्ट, ये इस तरह का ऊपर जाएगा ये। तो ये लेयर भी थोड़ा ऊपर और जाता है। चलिए अब सुनिएगा जरा। अब इसमें आप लोगों को क्या समझना है, वही बता रहे हैं। और नहीं किए हैं क्या? अब इसको पहले एक बार समझना है। एक बार देखिए, इसमें सिलोम में यानी प्रगुहा में होता क्या है, यानी कि प्रगुहा क्या है। ठीक है, प्रगुहा क्या है? तो इसका सिंपल तरीका यही है कि आपका जो शरीर का स्तर है, बॉडी का लेयर हो गया, ये तो 3 प्रकार का होता है। वो चीजें आप यहाँ देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये बॉडी का लेयर हुआ, ठीक है। इसोफेगस का, इसोफेगस हो गया जहां से, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, भोजन की नलिका। भोजन की नलिका जिससे होकर भोजन हम लोग के शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अच्छा, तो ये गट वाल, इसको हम लोग कहते हैं, पूरे को गट कहते हैं। गट मतलब GUT, गट वॉल। गट वॉल का मतलब होता है आहार नाल की भीति। ठीक है, यानी कि आहार नाल पूरा का पूरा, ये सब आहारे नाल न है। तो गटवाल की भीति, गटवाल इसको बोलते हैं, गटवाल। अच्छा, यहाँ जो आप लेयर बोल रहे हैं, देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? बॉडी वॉल, यानी शरीर की भीति, शरीर भीति। और इसको आप क्या बोलिएगा? गटवाल, यानी कि इसको कहेंगे आहार नाल की भीति। तो आहार नाल की भीति और शरीर के भीति के बीच कुछ जगह बाकी दिखाई दे रहा है। यहां से यहां तक सर कुछ जगह हम लोग को खाली दिख रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम। इसी को क्या कहा जाएगा? सीलोम कहा जाएगा। अब आया समझ में सीलोम किसको कहा जाता है? तो वही बात हम आपको बोले हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के ह्यूमन के बॉडी में ही अगर हम लोग बात करें, तो ह्यूमन के बॉडी में जैसे कि ये एक अस्तर होता है, जैसे कि गटवाल, गटवाल हो गया, जैसे कि उसके आहार नाल की भीति, आहार नाल का भीति, और आहार नाल के भीति तथा उनके बॉडी वाल, ये बाहर बॉडी का वाल। तो इन दोनों के बीच में कुछ खाली जगह होता है, और इसी खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम कहते हैं। यानी आप सीलोम कह सकते हैं, इट इज द स्पेस बिटवीन गट वाल एंड बॉडी वाल, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पूछेगा सीलोम क्या है, तो द स्पेस बिटवीन गट वाल एंड बॉडी वाल आर कॉल्ड सीलोम, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? चलिए, तो पहले हम लोग क्या करना है, एक बार आप हेडिंग पहले डाल दिए सब लोग, सीलोम हेडिंग डाले हैं। ये समझने के लिए बताया गया है, बनाइएगा तो आप लोग, तो ठीक नहीं है कि बन ही पाएगा, बनाते रह जाइएगा, बहुत समय लगेगा थोड़ा। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप लोग चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें आप लोग इसको डिफाइन करेंगे। ऊपर वाला डिफिनेशन जो है हम बाद में आपको समझाएंगे। एक और बात आप लोग में, एक और तरीके से आप लोग सीलोम को देख सकते हैं। सीलोम क्या है? तो देखिए, जैसे सीलोम होता है दो मेसोडर्म के बीच के भाग को,
द स्पेस विच इज लाइंड बाई, यानी कि वैसा जगह जो किसके द्वारा अस्तरित होता है, यानी कि वैसा अस्तर, वैसा लेयर, द लेयर विच आर लाइंड बाई मेजोडर्म, यानी जो मेजोडर्म के द्वारा अस्तरित होता हो उसको भी हम लोग बोलते हैं सीलोम। यानी दोनों दो तरफ में अगर मेजोडर्म है, मेजोडर्म मेजोडर्म, तो उसके बीच के भाग को, खाली भाग को हम लोग सीलोम कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए, लिख लेंगे स्पेस बिटवीन, देखिए स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल and space between body wall and gut wall, space between body wall and gut wall, space between body wall and gut wall is called, a space between body wall and gut wall is called सीलोम। ओके, चलिए अब हिंदी बोला जाए। स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज कॉल्ड सीलोम। हिंदी लिखेंगे, शरीर भीति, शरीर की भीति तथा, शरीर की भीति तथा, शरीर की भीति तथा आहार नाल के भीति, शरीर की भीति तथा आहार नाल, शरीर की भीति तथा आहार नाल, आहार नाल के भीति के बीच के भाग को, शरीर की भीति तथा आहार नाल के भीति, हो गया, आहार नाल के भीति के बीच के भाग को, आहार नाल के भीति के बीच के भाग को प्रगुहा कहा जाता है, भाग को प्रगुहा कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसको पहले कुछ पीपीटी डायग्राम के द्वारा समझ लिया जाए। कल के क्लास में आप लोग को जो सिमेट्री पढ़ाए हुए थे, जैसे कि इसमें दो भागों में आसानी से अगर बांट दिया जाए तो उसको सममिति कहेंगे, और जिसको दो भागों में आसानी से नहीं बांटा जाए उसको असममितीय कहेंगे। पढ़ाए थे ना आप लोग को, यानी असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, द बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स, यानी इसमें शरीर को दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो कल के क्लास में आप लोग को ऐसा फिगर भी बना के दिखाया गया था, जैसे कि इसमें पहला नंबर फिगर आप देख रहे हैं, ये वाला फिगर जो है इसको आप दो भागों में बांट पा रहे हैं। एक फिगर जो यहाँ दिख रहा है, इसमें देखिएगा, इसको आप दो भागों में आसानी से बांट पा रहे हैं, लेकिन ये दूसरा वाला यहाँ फिगर जो है ये दो भागों में नहीं बट रहा है बराबर भागों में। तो जब दो बराबर भागों में नहीं बटेगा तो असिमेट्रिकल यानी असममितीय, लेकिन ये क्या होता है, सममितीय होता है। ये सब आप लोग को पिछले क्लास में बताया जा चुका है। भाषा ये सबका हो गया है, इसलिए केवल इसके फिगर को समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद सिमेट्री कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, इसके बारे में भी आपको बताया गया था, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, और ये सममिति, और बाइलेटरल मतलब क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति, ये भी आप लोग को बता दी हैं। और ये सममिति का मतलब क्या होता है, बॉडी को किसी भी एक्सिस पर दो बराबर भागों में काटा जा सकता है। इसमें अधिकतर गोलाकार संरचना ही आता है, गोलाकार संरचना आता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, किसी भी एक्सिस पे उसको काटिएगा तो बराबर भागों में बट जाएगा। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ उसको एक ही एक्सिस पे उसको काटना होगा,
तब ये दो बराबर भागों में बटेगा। जैसे हम लोग का ह्यूमन का बॉडी, हम लोग बाइलेटरल द्विपार्श्व सममिति हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है एक ही अक्ष पर काट कर दो भागों में बांटा जा सकता है। बाकी ऐसे अगर अलग एक्सिस पे काटिएगा तो हम लोग नहीं बटेंगे दो भागों में। ये भी आप लोग को बताया जा चुका था बाइलेटरल। इसमें एग्जाम्पल जो बताए हैं उसको एग्जाम्पल को याद रखिएगा। एनसीईआरटी का कुछ यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि इसको किसी भी एक्सिस पे काट के दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन ये दूसरा वाला फिगर जो देख रहे हैं इसको केवल और केवल एक ही एक्सिस पर काटेंगे तभी ये दो भागों में बटेगा। अगर इसको इस तरह वर्टिकल प्लेन पर काटिएगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसमें सॉरी एक्स एक्सिस पर अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा, वाई पर केवल कट रहा है। आगे बढ़ा जाए तो सिमेट्री जो है इसमें जैसे सममितीय ये हो गया इसका, उसके बाद ये सिलोम था हम लोग का। अभी जो जर्मिनल लेयर सॉरी हम लोग जो देखे हैं जर्मिनल लेयर अभी आपको बताया है मेजोगिलिया ही हो गया। बाहरी लेयर को इक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाले लेयर को इंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। ये लेयर आप लोग को अभी बताए ही हैं। इंडोडर्म क्या होता है? सबसे आंतरिक लेयर होता है। इक्टोडर्म क्या होता है? सबसे बाहरी लेयर होता है। अगर बाइलेटरल है सॉरी डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें क्या होगा सर? डिप्लोब्लास्टिक जीव में मेजोडर्म के जगह पर मेजोगिलिया होगा। ये बात पता है आप लोग को? अच्छा, अगर मान लीजिए ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा तब उसमें क्या होगा? तो सर अगर त्रिकोरकी होगा तो उसमें 3 जनन परत होंगे। कितने जनन परत होंगे जी? 3 जनन परत होंगे। कौन? सबसे बाहर वाले को इक्टोडर्म, बीच वाले को मेजोडर्म और सबसे अंदर वाले को इंडोडर्म कहा जाएगा, ठीक है। जैसा कि फिगर में देख के आप स्पष्ट हो रहे हैं। यहाँ से भाषा इस सब का आप लोग को लिखवाया जा चुका है, हो गया ना जी भाषा? अच्छा चलिए, तो हम लोग सिलोम वाला जो है कल का टॉपिक पढ़ेंगे और वहाँ से देख लिया जाएगा। यहाँ तक इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा कमेंट जरूर दें। थैंक यू।